अब हम लोग ना प्रमेह का जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रमेह व्याधि कैसे होती है, क्या होती है, तो हम लोग ना अलग अलग ग्रंथों का भी ग्रंथाधार लेके हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे। क्योंकि ना प्रमेय को जानना, समझना बहुत जरूरी होता है और पूरा अच्छे से संप्राप्ति समझना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं आप लोगों को ना प्रमेय का संहिता में, क्योंकि चिकित्सा स्थान में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है, तो चरक संहिता है। तो चरक संहिता में यह संप्राप्ति किस तरह से बताई है वह मैं आप लोगों के सामने प्रकट कर रहा हूँ। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि श्लोक नंबर जब आप प्रमेय निदान निदान स्थान में चौथा अध्याय देखते हैं तो उसमें श्लोक नंबर 5वां देखिए। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि त्रयीमे दो त्रयो निदान विशेषा श्लेष्म निमित्तानाम प्रमेहाणाम अश्वभि निवृत्ति करा भवंती। मतलब तीनों दोषों के प्रकोप तो होते ही हैं, लेकिन श्लेष्म जो रहता है, कफ दोष की ज्यादा प्रकोप प्रकोप होने की वजह से इसमें प्रमेह व्याधि होने लगती है। तो उसमें निदान क्या है, चरक संहिता में ऐसा बताया है कि तद्य था हायनक यवक चीन कोद्दालक नैष्टेद नैषदेत उत्कट मुकुंद महाव्रीहि प्रमोदक सुगंध कानम नवान्नम अतिवेलम प्रमाणेन च उपयोग। मतलब बहुत सारे धान्य बताए हैं कि हायनक का सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, यवक का धान्य का सेवन कर रहे हैं, फिर कोद्दालक का सेवन कर रहे हैं, मुकुंद का सेवन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे धान्य जो है वो प्रमेय के हेतु हैं, और वो भी नए नए धान्यों का सेवन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। उसी तरह से बोल रहे हैं कि ग्राम्य ग्राम्य आनुप औदकानम, मतलब ग्राम्य आहार का सेवन कर रहे हैं, आनुप देश के प्राणियों का सेवन कर रहे हैं, मांस का सेवन कर रहे हैं। और औदक औदक मतलब नदी में रहने वाले जलचर प्राणियों का मांस का सेवन कर रहे हैं, जो अभिसंधि होता है। वो सेवन करना गलत बात नहीं है, लेकिन वो सेवन करके दीवा स्वाप करना, अव्यायाम करना। इसमें और बता रहे हैं कि शाक तिल पलल पिष्टान्न पायस कृष्णा विलेपी इक्षु विकाराणम, मतलब शाक वर्ग के जितने भी द्रव्य हैं उसका ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत ज्यादा मात्रा में खाना। उसके बाद में तिल पलल, तिल से बनाए हुए बहुत सारी चीजें को सेवन कंटिन्यू करना, पिष्टान्न का सेवन करना, फर्मेंटेड आइटम का सेवन करना, मैदा का सेवन करना। उसी तरह से बोल रहे हैं कि पायस, पायस मतलब ये खीर का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में करना, खिचड़ी का कृष्णा मतलब खिचड़ी का सेवन बहुत ज्यादा करना। फिर इक्षु विकाराणम मतलब गन्ने के रस से बनाए हुए बहुत सारे पदार्थों का सेवन ज्यादा करना। आप लोग को मालूम है कि जो मैली होता है, गन्ने के रस के ऊपर का जो झाग होता है उसको मैली बोलते हैं। यहाँ मराठी में, महाराष्ट्र में काकवी बोलते हैं, और संस्कृत में फाणित बोलते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही गुड़ बनता है ना, तो वो ऊपर का झाग कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको रोटी के साथ रोज खाया जाता है। इतना ज्यादा मीठा होता है, इतना ज्यादा मीठा होता है। अगर वही चीज का सेवन कंटिन्यू किया जाए तो प्रमेय का हेतु होता है, मतलब मधुर रस का अति सेवन। इसके बाद में बोल रहे हैं कि शीर नव मध्य मतलब दूध का सेवन, और दूध भी कैसा, जो गुरु है। अभी आजकल जो आ रहे मतलब हाइब्रिड गाय का दूध है और विकृत स्वरूप का दूध है, और उसमें बहुत ज्यादा मलाई रहती है। और भैंस का दूध जो है विकृत स्वरूप का दूध है, यह भी प्रमेय का हेतु रहता है। फिर नव मध्य, नया जो मध्य बना है वह भी अभिसंधि होता है, स्त्रोतरोध करता है, आम उत्पन्न करता है, उसका सेवन ज्यादा करना। फिर बोल रहे हैं कि अति द्रव मधुर तरु प्राणायाम च उपयोग, मतलब बहुत ज्यादा लिक्विड चीजें बहुत ज्यादा खाना, बहुत सारी मीठे चीजें बहुत ज्यादा खाना, मतलब जो स्वीट है उनका सेवन बहुत ज्यादा करना। फिर मृजा व्यायाम वर्जनम, उद्वर्तन न करना, और व्यायाम मतलब एक्सरसाइज फिजिकल वर्क न करना। उसी तरह से स्वप्न शय्यासन प्रसंग, मतलब नींद, दिन में बहुत ज्यादा सोना, रात को भी सोना, सोते ही रहना, यह सब प्रमेय का हेतु है। फिर ये बोल रहे हैं श्लेष्म मेदो मूत्र संजनन सर्व निदान विशेष कश्चित दधि अन्योपि, मतलब इसी तरह के जो श्लेष्मा को बढ़ा रहे हैं, मेद को बढ़ा रहे हैं और मूत्र को बढ़ा रहे हैं। मतलब मूत्र भी है तो विकृत स्वरूप का मूत्र है, मेद है तो बहुत ज्यादा विकृत स्वरूप का मेद है, श्लेष्मा है जो विकृत स्वरूप का है। तो इन्होंने इनको मालूम था आचार्य लोगों को कि कलयुग आएगा तो उसमें लोग और भी बहुत सारे हेतुओं का सेवन करेंगे। पिज्जा बर्गर ये सब जो है ना, ये सारे बहुत ज्यादा मैदा के बनाए हुए पिज्जा वगैरह रहता है। तो ये सब जो रहता है ये कफ का प्रकोप करता है, मेद का प्रकोप करता है, अग्निमंदता करता है, अभिसंधि गुण का रहता है। ये सबका सेवन नहीं करना चाहिए ज्यादा मात्रा में। अगर फिजिकल वर्क नहीं है, सेंडेटरी लाइफस्टाइल है, बैठे रहना है, तो इस सबका सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए इन्होंने बोला कचित विधि अन्योपी। इसी तरह से जो भी चीज जो कफ मेद और मूत्र को बढ़ाते हैं, विकृत स्वरूप में बढ़ाते हैं, वह सभी निदान विशेष, वह सभी हेतु है। इसके बाद में बोल रहे हैं कि 6 नंबर का श्लोक है, इसमें बोल रहे हैं कि बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेष। अब इसमें दो बहुद्रव श्लेष्मा, द्रव गुण से यह श्लेष्मा जो है वो प्रकुपित हो जाती है प्रमेह में।
इसके बाद में बोल रहे हैं कि किस तरह के दूष्य इसमें दूषित होते हैं और क्या इन्वॉल्वमेंट रहते हैं संप्राप्ति में। 7 नंबर का श्लोक है चरक संहिता में, उसमें क्या बता रहे हैं, बद्ध बद्धम मेदो। बद्ध मतलब असहत, मतलब जो जुड़ा हुआ नहीं है। अबद्ध का मतलब है असहत, बद्ध का मतलब है जो जुड़ा हुआ है। तो ऐसे बोल रहे हैं कि बद्ध बद्धम मेदो, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया मांसम, शरीर क्लेदह, शरीर का जो क्लेद है, पानी का कंटेंट है। आप लोगों ने मॉडर्न साइंस में भी पढ़ा है कि हमारा शरीर जो है इसमें 70% पानी है। तो ये किसी ना किसी रूप में क्लेद है, शरीर में पानी है, जलीय पदार्थ है। तो शरीर क्लेदः शुक्रम शोणितम, शुक्र भी दूषित होता है, शोणित रक्त धातु दूषित होता है। वसा मज्जा लसिका रसश्च औज संख्यात इति दुष्य विशेषा। इस तरह से 10 ये जो दुष्य है, जो जलीय सारे दुष्य है, वह सब दूषित हो जाते हैं। इसमें बोल रहे हैं अबद्धम मिति असहतम। चक्रपाणी जी बोल रहे हैं कि अबद्ध मेद का मतलब है जो जुड़ा हुआ नहीं है, असहत है। अत्र तो बहु बहुत्वम घनत्वम च यथा योग्यतया बोधव्यम, मतलब यहाँ पे बहुत्व मात्रा में बहुत ज्यादा मेद, बद्ध और अबद्ध, यह बहुत ज्यादा संचित होने लगता है। तेन मेदसी मां से वसा मज्जोग्य द्रव्यमपि शेषु बहुत्वम। इसमें बोल रहे हैं कि मेद मास, इसकी दृष्टि बहुत ज्यादा हो जाती है। वसा और मज्जा, ये भी इसकी भी बहुत ज्यादा दृष्टि हो जाती है। और ओजा संख्या थी तो ओज रूपी थी, ओज का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ओज का वर्णन कहाँ कहाँ है, तो पांडु रोग में भी आए। पांडु रोग में ओज का क्षय होता है। यहां पर ओज है वो जलीय होने की वजह से विकृत हो जाता है। यहां पर ओज क्षय हो रहा है लेकिन विकृत स्वरूप के हो रहा है, मतलब ओज जो है उसकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी वो विकृत हो जा रहा है। और पांडु रोग में ओज का क्षय हो जाता है। इसी तरह से बोलते हैं बक्ष्यते ही प्रमेय चिकित्सा मज्जा रसोज पिशितम च दुष्य, मतलब चिकित्सा स्थान में यही बोल रहे हैं कि मज्जा, रस और ओज ये सब सारे दुष्य रहते हैं। 10 दुष्य बता रहे हैं। अब इसमें बोल रहे हैं कि अब आगे का संप्राप्ति कैसे होता है। 8वां नंबर का श्लोक देखिए जो निदान स्थान में बताया है। प्रमेय किस तरह से होता है, 2 तरह की संप्राप्ति बनती है, मतलब एक बस्ती की तरफ जाती है, मूत्र व स्रोतस को दूषित कर रही है प्रमेय होके, और दूसरा जो संप्राप्ति जा रहा है वो मांस व स्रोतस को दूषित करके पीड़िकाएं कर रही है। 2 तरह की संप्राप्ति बाइफर्केट हो रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्रमेय को जानना समझना। आपके पास कभी भी पेशेंट ऐसे आते हैं ना जो दिन भर सोते रहते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, पॉलीयूरिया हो जाता है, बार बार यूरिनेशन होता है, बार बार होता है। उनको मधुमेह नहीं है, शुगर बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि उनको हुरलास होने लगता है। और जो पॉलीयूरिया जो रहते हैं ना, आगे बढ़ के उनका ना यूरिया लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्रेटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा ब्लड में मिल जाता है और उनको खाया पिया नहीं जाता है। अग्निमांद्यता भी रहती है, आम संचिति भी रहती है, कभी कभी मलावष्टम्भ रहता है। ऐसे मैंने पेशेंट देखे। उसी तरह से वह जो भी पानी पीते हैं वह पचता नहीं है पूरा, क्योंकि क्लेद बहुत ज्यादा है, संप्राप्ति बहुत ऐसा है। व्यायाम नहीं है, थोड़ा भी चलना फिरना नहीं है, केवल बैठे रहना है, खाना है पीना है फिर सो जाना है, फिर खाना है पीना है सो जाना है। ये सारा जो हेतु है ना, एक दिन में ये नहीं होता है। और फिर जब यूरिया क्रेटिनिन बढ़ जाता है तो एलोपैथी के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि डायलिसिस करना पड़ेगा। डायलिसिस एक बार कर दिया, यूरिया क्रेटिनिन बढ़ा है, ठीक है, एक बार कर दिया ठीक है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स जब डायलिसिस करते हैं तो जो किडनी का काम है वो मशीन करने लगती है। जब मशीन को आदत डाल देंगे तो किडनी बोलेगा कि मैं क्यों काम करूं, मेरा काम तो मशीन कर रहा है पूरा ये फिल्टर करने का। तो किडनी श्रिंक होने लगती है, जिसको मिलता है श्रंकन किडनी। और उसके बाद में वो लोग डायूरेटिक, फ्रुसेमाइड, लैसिक्स वगैरह पे डिपेंड कर देते हैं, लेकिन उनके पास ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और फिर वो लोग क्या बोलते हैं, फिर किडनी फेल होने लगता है। मैं एक पॉलीयूरिया का एक कंडीशन बता रहा हूं जिसमें बहुद्रव श्लेष्मा ऐसे मूत्र प्रवृत्ति हो रही है, जो प्रैक्टिकल है, आप लोगों ने देखा भी होगा, जिसमें बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है। तो क्रेटिनिन यूरिया बढ़ा हुआ है, लेकिन वो एक्यूट रीनल फेलियर रहता है। आगे का स्टेज रहता है जिसमें डायलिसिस करना पड़ता है, तो क्रॉनिक रीनल फेलियर, सीआरएफ में वो पेशेंट जा सकता है जब वो डायलिसिस बार बार करना पड़ता है। फ्रूसेमाइड, लैसिक्स वगैरह लेते हैं ना तो फोर्सफुली। अब अपने गोक्षुरादि और चंद्र प्रभा में क्या डिफरेंस है और उसमें क्या डिफरेंस है। हम लोग जो मूत्र प्रवृत्ति करते हैं कि सार्किट विभाजन अच्छा करना है, आम का पचन करना है, मूत्र की उत्पत्ति कहां हो रही है, तो पक्वाशय में हो रहा है, तो हम उसको सार्किट, चंद्र प्रभा को भी आप देखेंगे ना तो चंद्र प्रभा भी सारा आम का पचन करके मूत्र अच्छा निकालता है और वो पूरा मूत्र स्त्रोत को शुद्ध करके यूरिनेशन करता है। गोक्षुरादि गूगल भी देंगे तो दीपन, पाचन, वृष्य, रसायन, ऐसे वाला द्रव्य है जो शुक्र धातु को बेचर करता है, रीजनरेट करता है। तो ये हमारा कैसा है, सेफ दवाई है। हमें एलोपैथी की भी जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो साइंस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर इमरजेंसी की कंडीशन है कि पेशेंट को हुरलास हो रहा है, पेशेंट बहुत द्रव, शरीर में बहुत ज्यादा ये सारे धातु दूषित हो गए हैं और वह पेशेंट हमारे पास नहीं आया,
और उसका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया है एक्यूट रीनल फेलियर में, वह उस टाइम पे चला गया है, तब वहां पे हमें डायलिसिस करना बहुत जरूरी होता है। ये इमरजेंसी कंडीशन रहती है, डायलिसिस नहीं करेंगे तो वह यूरिया इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि यूरेमिक कोमा होगा और पेशेंट बेहोश होके और फिर वो मृत्यु तक हो सकता है। तो ये भी हमें जानना जरूरी है। हमें एलोपैथी को कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि वो साइंस गलत है, वो साइंस सही है, लेकिन उनमें ये संप्राप्ति नहीं है। मतलब संप्राप्ति का कॉन्सेप्ट नहीं है कि बहुत द्रव श्लेष्मा और मूत्र जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। वो लोग हार्मोन से और ये अलग अलग एंजियोटेंसिन 1 2 इस तरह से वो लोग बोलेंगे, लेकिन इस तरह का कॉन्सेप्ट उनमें नहीं है जो हमारे में है। अब इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि मैं आयुर्वेद को ग्रेट मानता हूं, लेकिन मैं एलोपैथी को भी ग्रेट मानता हूं। दोनों साइंस जो है ना वो ग्रेट ही है। हमें एलोपैथी का भी सहारा लेना पड़ता है। अगर हमारे पास पेशेंट आया और उसको यूरिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको चक्कर आ रहा है, उल्टी हो रहा है और उसको पैरों में दर्द हो रहा है, अगर हम लोग जांच नहीं कराएंगे कि उसका ब्लड मतलब ब्लड यूरिन नहीं कराएंगे, चेक इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, तो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है कि ये कैसे पता चलेगा? हमें तो उनका मतलब सहारा तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि आपके पास मेरे पास दिव्य दृष्टि नहीं है जैसे ऋषि मुनि लोग का था। तो हमें जब यूरिया बढ़ा है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, पोटेशियम बढ़ा हुआ है, सोडियम बढ़ा हुआ है, ये जब हमें मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाता है, संप्राप्ति उनके हिसाब से है, कुछ कुछ हमें हिंट मिल जाता है कि किडनी फेलियर में जा रहा है, भले वो एक्यूट रीनल फेलियर में है, तब हमें ना फिर क्या करना पड़ता है, हम अपना आयुर्वेद की चिकित्सा कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी में उनका करना चाहिए। मुझे बस यही कहना है। और आयुर्वेद साइंस जितना महान है उतना एलोपैथी साइंस भी महान है। अब आगे ये बता रहे हैं कि त्रयाणम मेषम निदानादि विशेषणाम सन्निपाते क्षिप्रम श्लेष्मा प्रकोपम मापद्यते। अब ये तीनों दोष के निदान का सेवन जब किया जाता है तो तुरंत ही श्लेष्मा और खासकर श्लेष्मा को प्रकोपक करने वाले आहार विहार का सेवन किया जा रहा है, तो यह उसमें श्लेष्मा ज्यादा प्रकोपित हो जाता है। प्रागति भूयस तत्वात्, मतलब इसमें ज्यादा कफ का इन्वॉल्वमेंट रहता है, कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट रहता है। स प्रकुपिता शिब्रमेव शरीर प्रसुप्तिम लभते, वो पूरा शरीर में फैल जाता है, तुरंत ही फैल जाता है ये कफ। और कफ के साथ क्लेद भी दूषित हो जाता है, मेद मेद में बद्ध मेद भी दूषित हो जाता है। शरीर शैथिल्यात, अब ये पूरा पूरा पानी 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 पूरा शरीर में फैल गया है, हर जगह इंट्रासेल्युलर एक्स्ट्रा सेल्युलर पानी 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 हो गया है, और अग्निमांद्यता भी हो रही है, और उसके साथ में पाचक पित्त भी विकृत हो गया है, क्लेदक कफ बहुत विकृत हो गया है, और क्लेद बहुत ज्यादा हो रहा है, जिस तरह से बाढ़ आ जाती है उस तरह से पानी पानी पूरा बॉडी में बहुत ज्यादा बन गया है। तो ये क्या करता है, धातुओं में शिथिलता ला देता है, मतलब वो दुर्बल हो जाती है, कमजोर हो जाती है। सब विसर्पण शरीर मेद से वादितो मिश्री भावम गच्छति, वह फिर क्या करता है, पूरा शरीर में फैलता है क्लेद, और वह क्या करता है कि मेद के साथ मिश्रित होके फिर वो मिश्री भावत मतलब पूरे शरीर में मिक्स हो जाता है। बद्ध मेद में क्लेद पूरी तरह से विकृत हो रहा है, कफ विकृत हो रहा है, कफ पूरी तरह से मिक्स हो रहा है पूरा शरीर में। मेदश्चैव बद्धत्वाद मेदश्च गुण ही समान गुण वैशिष्टत्वाद, मेद जो है बद्ध है, और मेद और कफ के गुण जो है एक जैसे ही हैं, मतलब उसमें भी स्निग्धता है, पिछलता है, मेद में भी है, कफ में भी है, इसीलिए समान। अब जैसे दो शैतान बच्चे हैं, अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूं। क्या है ना कि अभी जैसे आप लोग मेरे से जुड़े हैं, आप भी पढ़ना चाहते हैं, मैं भी पढ़ना चाहता हूं, आप लोगों को भी संस्कृत में इंटरेस्ट है, मुझे भी संस्कृत में इंटरेस्ट है, तो हम लोग सुबह अष्टांग हृदय का जो अरुणदत्त की टीका पढ़े, हम लोगों ने हेमाद्री की टीका पढ़े, क्योंकि हम लोग के विचार मिलते हैं कि हमें पढ़ना है, हमें अपने ट्रीटमेंट को और अच्छा करना है। हम लोग ऐसे हैं। कुछ मेरे क्लासमेट हैं, उन्होंने अभी गेट टुगेदर किया, तो वो समान गुण वाले जो थे, यहाँ पे जो समान गुण है उसका एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, तो वो लोग समान गुण वाले, सबको मदिरा पीना है, दारू पीना है, सिगरेट पीना है, बीड़ी पीना है, फिर डांस करना है, फिर उसके बाद में गेट टुगेदर करना है, गंदी गंदी बातें करना है, तो वो समान गुण वाले लोग समान गुण में गेट टुगेदर करते हैं। हम लोग डेली गेट टुगेदर करते हैं, क्योंकि हम लोग का विचार मिलता है कि हमें पढ़ना है, हम लोग वो फालतू चीजें नहीं करते हैं। मतलब मेरे हिसाब से फालतू नहीं है, उनके लिए वो श्रेष्ठ है। मतलब वो नॉनवेज खाओ, बकरे को मारो, झिंगा खाओ, केकड़ा खाओ, ये खाओ, वो खाओ, वो उनके हिसाब से वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ कर्म है, मैं उनको गलत या सही नहीं बोलूंगा। तो समान गुण भूयिष्ठत्वात्, तो इसलिए कफ और मेद है ना, ये एक समान गुण एक जैसे ही रहते हैं, इसलिए ये यहां पर मिल जाते हैं। मैं जो भी बताता हूँ ना, एग्जाम्पल इसलिए देता हूं कि आपको समझ है ये बात। सब मेदशा मिश्री भवन दुष्यत्यने तत्,
अब इसमें क्या होता है कि मेद के साथ कफ जो है वह द्रव गुण से बढ़ा हुआ है, क्लेद कफ विकृत है, वह मेद भी तो उसी के जैसा दोस्त है, दोनों मिल जाते हैं। और उसके बाद में समान गुण भविष्टत्वाद, समान गुण होने से वह मिक्स मिश्री भावन दूषित एक दूसरे को दूषित करते हैं। जैसे रक्त और पित्त जो रहता है वह आश्रयश्री संबंध रहता है, रक्त और पित्त जो है एक दूसरे के आश्रयश्री भी रहते हैं और एक जैसे ही बेस्ट फ्रेंड रहते हैं। और अस्थि धातु और वायु भी एक जैसे आश्रयश्री रहते हैं, लेकिन दोनों का एक पार्थिव है एक वायु है, मतलब दोनों का जो कंस्टिट्यूएंट है वो अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट भी सेम है और बेस्ट फ्रेंड है, एक दूसरे से मैच होते हैं, आश्रयश्री संबंध है। कफ और मेद का आश्रयश्री संबंध नहीं होता है, लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं क्योंकि एक जैसे गुण रहते हैं। अगर समान गुण, अगर किसी को बीड़ी पीने की आदत है तो बीड़ी पीड़ी पीने वाले सब लोग एक साथ हो जाएंगे। इसको ड्रग्स लेने की आदत है तो सारे ड्रग्स वाले जो रहते हैं, वो जो पार्टीज रहती है ना, ड्रग पार्टी, रेव पार्टी, उसमें सारे वो लोग मिल जाते हैं। किसी को ईव टीजिंग करना होता है, लड़कियों को छेड़ना होता है, तो वो सारे लोग एक जगह मिल जाते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। मतलब ये जो अपनी संगति होती है, सबका अपना अपना संस्कार होता है, अपने अपने। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है, आश्रय संबंध नहीं है। यहाँ आप मेरे आश्रय हैं क्या, आश्रय है क्या, नहीं है, लेकिन समान गुण है हम लोग का, हम लोग का सोच एक है, इसलिए हम लोग। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मेद और कफ एक साथ मिल जाते हैं, मिश्री भावक, मतलब उनकी संगति ऐसी हो जाती है। और विकृत होने के बाद फिर क्या करते हैं, विकृत तत्वात, यहाँ पर विकृति हो जाती है। यहाँ विकृत तत्वात पंचमी यहाँ पे लगाइए, विकृत होने के वजह से सब विकृतो दुष्टेन मेद च उपसंहिता शरीर क्लेद मासाभ्यम संसर्गम गच्छति। यह क्या करता है कि कफ, मेद, बद और बद मेद है, ये सब क्या करते हैं, मांस आदि के साथ संसर्ग करता है। मांस के साथ क्या हो रहा है, तो शरीर का क्लेद है, शुक्र है, शोणित है, वसा है, मज्जा है, लसिका है, रस है, ओज है, सारे जलीय धातु हैं, वो सबके साथ मिल जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, क्लेद मासयोरति प्रमाण अभिवृत्तत्वात्। अब ये मांस आदि के साथ मिल जाता है तो ये क्या करता है कि जलीय धातु के साथ मिल जा रहा है, क्लेद और बढ़ता है और बढ़ता है, और ये वृद्ध होने की वजह से फिर वो क्या करता है कि मांस आदि के साथ अगर मिल गया तो संप्राप्ति मांस व स्त्रोतस में चली जाती है। फिर वो क्या करता है, समासे मांस प्रदोषात पुति मांस पिड़का शराविका कच्चिपिकाद्या जनयंती अप्रकृति भूतत्वात्। मतलब ये हो रहा है कि मांसव स्त्रोतस में जब जा रहे हैं तो वहां अलग अलग पीड़काएं कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे डायबिटिक वुंड्स कर रहे हैं, जैसे शराविका है, एलर्जी है, विनता है, जो 7 तरह के पीड़काएं है ना, वह कर देता है। उसी तरह से यह संप्राप्ति अगर यहां पर जा रही है, बस्ती की तरफ जा रही है, मूत्रव स्त्रोतस, मासव स्त्रोतस एक रास्ता है, दूसरा रास्ता है क्योंकि विकृत हो रहे हैं, तो दूसरा रास्ता है मूत्रव स्त्रोतस में। तो क्या हो रहा है, शरीर क्लेदम पुनर्दूषण मूत्रत्वेन परिणमयति। फिर ये शरीर के क्लेद को दूषित करता है, और शरीर का जो मूत्र है, जब हम लोग ये पढ़ते हैं कि दोष धातु मलामूलम ही शरीरम, दोष धातु मल और मूल, मल मल दोष धातु मल, इससे ये ही मूल है जब ऐसा बोलते हैं। तो जो मूत्र है वो प्राकृतिक रूप में भी शरीर को धारण करता है, और तो ये एक विकृत होता है, मतलब जो बाहर निकलने वाला होता है मूत्र। जैसे मल भी है, हमारे शरीर में चाहिए मल, इसलिए राजयक्ष्मा में बोला है कि हमें विरेचन नहीं कराना चाहिए, मल का आधार पे ही पूरा शरीर टिका हुआ रहता है। इसी तरह से मूत्र भी जो है ना, वह विकृत रूप में रहता, प्राकृतिक रूप में रहता है, जो शरीर को बैलेंस करता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना शरीर का, उसको बैलेंस करता है, सीएसएफ को बैलेंस करता है, ब्लड को बैलेंस करता है, वो मूत्र भी होना चाहिए। और वो जब शरीर चाहता है एक्सक्रीट करना, तब वो एक्सक्रीट करता है। यहां पर क्या है कि प्राकृतिक मूत्र को भी ये दूषित कर रहा है। कौन कर रहा है, तो क्लेद जो है इतना ज्यादा बढ़ गया है। जैसे गंदा नाला का पानी है, गंदा नाला का पानी है, किसी नदी में छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेगा, पूरा नदी को गंदा कर देता है। उसी तरह से प्राकृतिक मूत्र जो है शरीर में, दोष धातु मलामूलम मिश्रम, दोष धातु और मल, ये जो है प्राकृतिक मूत्र जो है जिससे शरीर बना है, उसको भी दूषित कर देता है। उसके बाद क्या करता है कि मूत्र वाहनम च स्त्रोतसाम वंक्षण बस्ती प्रभवाणम मेध क्लेपोहितानी मेद क्लेदो अपहित उपहितानी। इसका मतलब यह है कि शरीर के क्लेद को दूषित कर देता है, और वो बस्ती में चला जाता है, बस्ती में जाता है, पूरा यूरिनरी सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। मूत्र वाहनम च स्त्रोतसाम, मूत्र व स्त्रोत में चला जाता है। वंक्षण बस्ती प्रभवाणम, बस्ती मतलब यहाँ पे किडनीज, उसको ये करता है, विकृत कर देता है। पूरा मूत्र संस्थान है जहाँ पे मूत्र उत्पत्ति हो रही है, पक्वाशय हो गया, किडनीज हो गया, यूरेटर हो गया, फिर यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इन सबको दूषित कर देता है। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, फिर मेद और क्लेद इसको उपहितानी, मतलब उनको विकृत कर रहा है।
और मेदवा स्त्रोतस का मूल स्थान क्या है, तो वृक्क और वपावहन बोला है। सभी पूरा स्त्रोतस को ही दूषित कर रहा है। जिस तरह से गंगोत्री से गंगा जी निकल रही है, तो गंगोत्री को अगर दूषित कर दिया तो पूरा गंगा जी गंदा हो जाएंगी। इसी तरह से यहाँ पर स्त्रोत मतलब मूल स्थान को ही दूषित कर रहा है, बस्ती को कर रहा है, मतलब किडनीज को कर रहा है, पूरा मूत्र स्त्रोत को दूषित कर रहा है। इसकी वजह से फिर क्या होता है, गुरुणी मुखानास्याद प्रतिरुद्धते, फिर वो उसका अवरोध कर देता है, पूरा स्त्रोतोरजन्य संप्राप्ति कर देता है, अच्छे से मूत्र प्रवृत्ति नहीं हो पा रही है। तथा प्रमेहास्तेषां स्थैर्यम महासाध्यतम जनियते प्रकृति विकृति भूतत्वात्। फिर ये क्या होता है, ये प्रमेह व्याधि में ये कन्वर्ट हो जाता है, और ये इसमें क्या होता है, प्रभुता विदिल मूत्रता, बहुत ज्यादा मूत्र आने लगता है, क्योंकि स्त्रोतस जो है वो अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रहे, स्त्रोतस अवरुद्ध हो गया है। और इसके वजह से क्या होता है कि प्रभुता आविल मूत्रता, आविल मूत्रता मतलब गंदा गंदा यूरिन होने लगता है। अब इसके बाद में श्लोक नंबर 9 देखिए, इसमें क्या पढ़ रहे हैं, शरीर क्लेदस्तु श्लेष्म मेदो मिश्र प्रविश्य मूत्राशयम मूत्रत्व मापद्यमानः, श्लेष्म रह गया एकाद, श्लेष्म भैरे के भी दश गुणैर उपसृज्यते वैषम्य युक्ते तदथा। अब इसमें बोल रहे हैं कि शरीर का क्लेद है वो विकृत हो रहा है, उसमें श्लेष्मा और मेद ये मिक्स हो रहा है, यह मूत्राशय में चला जाता है, मतलब पूरा यूरिनरी सिस्टम में चला जाता है। मूत्रत्व मापद्यमान, सारा नाम मूत्र के रूप में बन जाता है पूरा। जैसे कि गंदा नदी का, गंदा नाले का पानी है वो नदी में छोड़ दिया जाए तो वो नदी का पानी ही कहलाएगा, उस मतलब वो ये नहीं कहलाएगा कि गंदा नदी। हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि नदी का पानी कौन सा है, नाले का पानी कौन सा है, क्योंकि उसमें मिल गया है। इसी तरह से क्या करते हैं, मूत्र ही बन जाता है, ये विकृत स्वरूप का मूत्र बन जाता है, और उसकी वजह से श्लेष्मा वाला जो कफज प्रमेह के 10 टाइप के प्रमेह करने लगता है। अब इसमें क्या रहता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, चरक संहिता में वही बताया है। उसमें बोल रहे हैं तद्यथा श्वेत शीत मूर्त पिच्छिल अच्छ स्निग्ध गुरु मधुर सांद प्रसाद मंदेही, मतलब इसमें बोल रहे हैं कि मूत्र जो होता है वो सफेद सफेद आता है, ठंडा ठंडा आता है, थोड़ा थोड़ा उसमें कण आने लगते हैं, मूर्त स्वरूप में आने लगता है, पिछिलता युक्त आता है। उसी तरह से अच्छा आता है, कभी कभी साफ आता है, कभी कभी स्निग्ध आता है, कभी गुरु आता है, कभी मीठा मधुर रसात्मक आता है, कभी सांद्र प्रसाद की तरह आता है, मतलब चावल के धुवन के पानी की तरह आता है, मंद मंद आता है। तत्र येन गुणे नानकेन वा भूयस्तरम उपसृजते तत्सामान्य सामाख्यम गुणम नाम विशेषम प्राप्नोति, मतलब फिर जो जो गुण के वजह से जैसे जैसे मूत्र प्रवृत्ति होगी उस तरह से इसका नाम पड़ जाता है। तो अपने चरकाचार्य जी ने क्या बताया है कि कफज प्रमेह जो रहता है वह कैसा रहता है कि इसमें सफेद रंग का यूरिन आएगा, ये कॉमन सिम्टम बता रहे हैं, सफेद आएगा, ठंडा आएगा, मूर्त स्वरूप में कुछ कुछ ऐसे पार्टिकल्स आने लगते हैं उसमें, फिर उसमें पिछिलता रहेगी, स्वच्छ, कभी कभी स्वच्छ रहेगा, कभी स्निग्ध रहेगा, कभी गुरु रहेगा, कभी मधुर रहेगा, कभी सांद्र प्रसाद रहेगा, कभी मंद गुणयुक्त, इस तरह से मूत्र प्रवृत्ति होने लगती है। फिर इसमें पहला जो है उदक में, इसमें जो मूत्र आता है, अब ये ना यूरिन का लेके फिर चेक करना पड़ता है, 24 घंटे में यूरिन जो आ रहा है उसको कलेक्ट करके फिर चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस तरह का प्रमेह है, यह प्रमेह व्याधि है, यह मधुमेह नहीं है। इसको ये मत सोचिए कि मधुमेह हो गया है, मधुमेह वातस टाइप है वो अलग रहता है। हमारे पास जब ऐसे पेशेंट आते हैं, पॉलीयूरिया के पेशेंट आते हैं, यूरिन में कभी कभी बहुत सारा एल्बुमिन जा रहा होता है, कभी कभी यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ रहता है, उस टाइम पे ये स्टार्टिंग का फेज है एक्यूट रीनल फेलियर में जब पेशेंट रहते हैं, और मधुमेह भी है, उनको ना प्रमेह है तब ऐसा होता है। मधुमेह तो अलग संप्राप्ति है, वो तो वातस टाइप की रहती है। ऐसे कंडीशन में भी पेशेंट आते हैं। इसमें स्वच्छ अधिक मात्रा में वर्ण रेत, शीत स्पर्श वाला, गंध रेत, जल समान परंतु अल्प प्रमाण में आविल और पिच्छिल मूत्र प्रवृत्ति होती है तो उसको उदक में बोलते हैं। फिर उसके बाद में बोला है इक्षु में, जिसमें गन्ने के रस जैसा ऐसा मूत्र प्रवृत्ति होती है और बहुत ज्यादा मीठा रहता है, लेकिन इतना मीठा नहीं रहता कि मधुमेह जैसा रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि यह डायबिटीज मेलाइटिस वाला है, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, कि मतलब इक्षु में है। फिर उसके बाद में सांद्र में जो रहता है वो थोड़ी देर तक पात्र में रख देंगे तो नीचे बैठ जाएगा, तो ये गाढ़ा भाग जमा हो जाता है, पानी का भाग ऊपर रहता है, तो ये सांद्र में रहता है। सुरा में ऊपरी भाग स्वच्छ दिखता है, अधोभाग घन दिखाई देता है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा रहता है और ऐसा लगता है जैसे शराब है, शराब का जैसे मध्य का रहता है उस तरह से मूत्र प्रवृत्ति होती है, तो उसको सुरा में बोलते हैं। पिष्ट में क्या होता है कि मूत्र त्याग करने के समय शरीर रोमांचित हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मूत्र सफेद होता है, और पिष्ट में पदार्थ जिस तरह से मैदा को पानी में घोल दिया या चावल का आटा को घोल दिया उस तरह से जब होने लगता है, अधिक मात्रा में जब आने लगता है तो उसको बोलते हैं पिष्ट में। उसी तरह से शुक्र में शुक्र समान या शुक्र मिश्रित जब यूरिन होने लगता है तो उसको बोलते हैं शुक्र में। यह बहुत डेंजरस होता है, पूरा शरीर का शुक्र जा रहा होता है।
उसी तरह से सिक्ता में जो रहता है उसमें अणु और मूर्त थोड़े थोड़े से दाने, जिस तरह से बालू के कण होते हैं उस तरह से कण कण आने लगते हैं, तब पता चलता है कि कुछ तो जा रहा है। इसको एल्बुमिनेरिया भी बोलते हैं। सिक्ता में इस तरह से होने लगता है। शनेर में बार बार थोड़ा थोड़ा यूरिन का त्याग करता है। ये सारे ना अलग अलग ना जब यूरिन पास होता है तो उससे हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं। और पूरा ना इसको हम ये नहीं बोलेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट जितने भी है ना उनके पास ऐसे सारे पेशेंट आते हैं, इसको हम किडनी फेलियर नहीं बोलेंगे, एक्यूट रेनल फेलियर में ये पेशेंट रहते हैं। तो ऐसे ऐसे यूरिन यूरिन जो होता है उससे हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। कभी कभी नेफ्राइटिस हो जाता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, तो उसमें भी हम लोग ये प्रमेय हुआ है कि नहीं उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह से शनेर में मैंने बोल दिया कि धीरे धीरे बार बार मूत्र त्याग करता है। लाला में जिस तरह से सलाइवा होता है उस तरह से यूरिन आने लगता है। फिर उसमें सुश्रुत ने संहिता में शीत में और लालावेग का वर्णन नहीं किया है, उन्होंने लवण में नमकीन यूरिन आने लगता है और झागदार यूरिन आने लगता है, ऐसा सुश्रुताचार्य जी बोलते हैं। लवण में लवण रस का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। फेन में झागदार होने लगता है। तो लवण में फेन में सुश्रुत ने ऐड किया है ज्यादा, नहीं तो चरक संहिता में क्या बोला है, उदक में, इक्षु में, सांद्र में, सुरा में, पिष्ट में, शुक्र में, सिक्ता में, शनेर में, लाला में, ये 10 टाइप के हैं। तो अब मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। कल हम पित्तज जो प्रमेय है वह पढ़ेंगे और उसके बाद में हम और संप्राप्ति को और देखेंगे। चिकित्सा में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमें यह समझ तो आना चाहिए कि ये किस तरह से पेशेंट आते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आप लोग के जो भी प्रश्न है वो आप इनबॉक्स में लिख दिए हैं, उसका मैं उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप लोग जो भी प्रश्न है वो आप लोग इनबॉक्स में पूछिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये मधुमेह के पेशेंट नहीं है, प्रमेह को अलग समझिए, मधुमेह को अलग समझिए। इसमें किडनी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन ये मधुमेह नहीं है। इसमें डायबिटीज इंसिपिडस के सिम्टम्स, जिसमें वैसोप्रेसिन का जो सिक्रीशन है वो इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से होता है, या फिर ये किडनी के अलग अलग डिजीज रहते हैं उसकी वजह से हो सकता है। ये मधुमेह नहीं है। डायबिटीज मेलाइटिस करके मधुमेह से इसको मत जोड़िए। प्रमेह व्याधि बहुत व्यापक व्याधि है, उसको अलग रखिए और मधुमेह को अलग रखिए। मधुमेह पे हम चर्चा करेंगे, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। डॉक्टर वसु जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विजय पाल प्रजापति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जीना त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप लोग ना ऐसे पेशेंट देखिए, अगर पेशेंट देख रहे हैं तो आप लोग को पिष्ट में क्या है, सुरा में क्या है, इक्षु में क्या है, वैसा समझ आएगा। पेशेंट देखेंगे उतना अभ्यासत प्राप्यते दृष्टि, उतना अभ्यास होता है। और ये मत सोचे कि हमको नहीं करना है, हमें करना है। ठीक है, डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आर के मिश्रा जी धन्यवाद आपका। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार धवन जी आपका नमस्ते प्रणाम आपको। थोड़ा मुझे ये स्क्रॉल करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अदिति त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डायबिटीज और प्रमेह इसको अलग अलग करिए। डायबिटीज एक टाइप है प्रमेह का। इसमें इसको कैसे हम लोग समझेंगे, प्रभुताविल मूत्रता, मतलब बहुत ज्यादा बार बार यूरिनेशन होना, पॉलीयूरिया, और गंदा गंदा यूरिन होना, और यूरिन का कलर जो रहता है उसके हिसाब से हम लोग ये डायग्नोस करते हैं कि कफज प्रमेह है या पित्तज है या वातज है। तो इसको हमेशा डिफरेंशिएट करिए। आपके पास जब भी पेशेंट आते हैं तो हर पेशेंट को आप प्रमेह रोगी करके पहले ये डायग्नोस करें, प्रमेह है कि मधुमेह है, उस हिसाब से करें। मधुमेह वातज टाइप रहता है, और उसमें भी 2 टाइप रहते हैं, आवरणजन्य और क्षयात्मक संप्राप्ति वाला। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 जो रहता है वो भी देखिए। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नवरतन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हरकिरण किरण जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हिमांशु जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुप्रीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हरकिरण जी बोल रहे हैं हाइड्रोसिल की ट्रीटमेंट। हाइड्रोसिल की अगर फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड में रहा तो उसमें अम्बु शोषण गण, पित्त मूल्यादि कषाय, हमारे सर के फॉर्मूला बुक में जो दवाई है वो देना चाहिए। गोक्षुरादि गुगुल, फिर उसके बाद में चंद्रप्रभावटी, और इसमें सहचरादि तेल का बस्ती, और अग्निकर्म, पैर का जो अंगूठा रहता है ना उसके पास उसका जो मूल रहता है अंगुष्ठ मूल, वहां पर हम लोग अग्निकर्म करते हैं। तो हाइड्रोसिल में बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन अगर वो हाइड्रोसिल ज्यादा बढ़ गया है तब उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन ही करना पड़ता है, सर्जरी के बिना वो ठीक नहीं हो सकता है। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रुति निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हरजीत सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वसु जी थैंक यू आपका।
अभी मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग पेशेंट देखिए तो आप लोग भी मुझे बताइए कैसे पेशेंट आप लोगों ने देखे, क्योंकि मैंने अपने प्रैक्टिस में सिक्ता में के पेशेंट देखे हैं, पिष्ट में के देखे हैं, सुरा में के देखे हैं, इक्षुवालिका में के देखे हैं, मंजिष्ट में, मतलब पित्तज वाले भी देखे हैं कि रेड यूरिन हो रहा है, उसमें रक्त पित्त नहीं था लेकिन वो मंजिष्ठा का काढ़ा महामंजिष्ठाधिक क्वाथ की तरह हो रहा था। मैंने पेशेंट देखे इसलिए मुझे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज है। अश्विनी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग सब के सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप लोग जितना पेशेंट देखेंगे ना उतना आप लोगों का ना एक्सपीरियंस बढ़ेगा। हाँ, मिनल गुप्ता जी बोल रहे हैं कि फेन में का क्या कॉज है, चिकित्सा क्या होगी। फेन में जो है सुश्रुताचार्य जी ने बोला है कि फेन में जो रहता है वह उसमें झागदार रहता है और ये कफ वाला ही रहता है। तो इसमें जो चिकित्सा हम लोग करेंगे कफ शामक, कफ की ही चिकित्सा करेंगे, क्लेद को दूर करने वाला। तो वही चीज सारी चिकित्सा कफ वाला ही है। कफ के कफज प्रमेह की जो चिकित्सा हमें काढ़े बताए हैं वही सब देना है। क्लेद को दूर करने के लिए, अग्नि को बढ़ाने वाला और दीपन पाचन करने वाला, वही सब चिकित्सा है। लेकिन इसमें कफ का इन्वॉल्वमेंट रहता है और ये सुश्रुत ने बोला है लवण में, फेन में। और इस पे ने कुछ काढ़े सुश्रुत संहिता में भी है, वो मैं आप जब चिकित्सा बताऊंगा तो मैं आप लोगों को और अच्छे से बताऊंगा। वैद्य जगजीत मोघा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो कभी भी आप लोग ना चिकित्सा करिए। और जहां अगर गलती भी होता है ना तो आप ऐसा मत सोचिए गलत हुआ तो हुआ, कुछ सीखने को मिलेगा। और जहां गलत हो रहा है आप लोग पूछिए, हमारे इंटरेक्टिव सेशन में आइए, वहां अपना एक्सपीरियंस बताइए कि यहाँ गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। जहां पर भी डाउट आ रहा है या आपका केस खराब होने के जैसा हो रहा है तो आप हमसे डिस्कस करिए। जितना चिकित्सा डिस्कस करेंगे ना उतना और परफेक्ट होते जाते हैं। और कोई भी ऐसे शर्माएगा नहीं कि हम क्यों प्रश्न पूछें। आप प्रश्न पूछिए, हम लोग जो भी प्रश्न पूछते हैं उसका सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। 8:15 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, धन्यवाद।